हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम विश्व के प्रमुख संविधानों में जापान के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जापान का संविधान एक लंबे क्रमिक विकास का परिणाम है और आज का हमारा अध्ययन बिंदु यही रहेगा कि जापान के संविधान का विकास किस तरह से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान का वर्तमान संविधान शोवा संविधान कहा जाता है। एक लंबे समय में हुए क्रमिक विकास का परिणाम है। जापान के प्रारंभिक इतिहास का प्रामाणिक या लिपिबद्ध रूप से विवरण उपलब्ध नहीं है। परंपराओं के अनुसार चली आ रही कथा के अनुसार सम्राट जिम्मू, जो कि सूर्य देवता का वंशज था, उन्होंने 660 ईस्वी पूर्व में जापान साम्राज्य की नींव डाली और तभी से उसके उत्तराधिकारियों की अटूट श्रृंखला चली आ रही है। इस समय से लेकर 1185 ईस्वी तक जापान के शासन व्यवस्था पर बौद्ध धर्म और चीन की केंद्रीकृत नौकरशाही प्रथा का बड़ा प्रभाव था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अब हम देखते हैं एक एक करके कि जापान के संविधान का विकास का क्रम कैसा था। सबसे पहले हम देखते हैं सामंतशाही युग। ये समय रहा 1185 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। चीनी पद्धति पर आधारित उपयुक्त प्रशासन अधिक स्थायी नहीं रह सका क्योंकि वह तत्कालीन जापान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर कर्मचारी वंश परंपरागत होने लगे और कर्मचारियों को मिलने वाली जागीरें भी कुलों में स्थिर हो गई। राजकीय पदों और जागीरों पर विशिष्ट कुलों के वंशगत अधिकार ने ही सामंतशाही को जन्म दिया। धीरे धीरे सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी और उन पर केंद्रीय सरकार का आधिपत्य केवल नाम मात्र का ही रह गया। अनेक बार ये सामंत अपने क्षेत्रों में वृद्धि करने और सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करने लगते थे, जिससे शांति और न्याय व्यवस्था भंग हो जाती थी। संघर्षों की इसी श्रृंखला के अंतर्गत 12वीं सदी के अंत में मिनामिटो नामक परिवार ने सम्राट पर पूर्ण प्रभाव स्थापित कर देश में सैनिक प्रशासन की स्थापना की, किंतु उसने सम्राट को अपदस्थ नहीं किया। सम्राट ने उसे शोगुन की उपाधि से अलंकृत किया, जिसका अर्थ होता है सर्वविजयी सेनानी। वह उसी नाम से प्रशासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने लगा, लेकिन सामंतों के बीच संघर्ष जारी रहा और 1600 ईस्वी में तोकुगावा वंशज ने समस्त प्रताशियों को परास्त कर सम्राट पर एक क्षत्रिय प्रभाव स्थापित कर लिया। सन 1603 ईस्वी में उसे शोगुन की उपाधि प्राप्त हुई। अब दूसरा चरण देखते हैं हम, तोकुगावा प्रशासन, सन 1603 से 1867 तक। इस समय में तोकुगावा प्रशासन का काल जापान के इतिहास में संक्रमण युग रहा है। इस काल में सैद्धांतिक दृष्टि से जापान एक राजनीतिक देश किंतु वस्तुतः एक सामंतवादी राज्य था, जिसका वास्तविक प्रधान तोकुगावा शासक वंश का अध्यक्ष शोगुन होता था। शोगुन शासन विकेंद्रीकृत था और शोगुन अपनी शक्तियों का प्रयोग इन समस्त सरदारों पर करता था, न कि जनता पर। वैदेशिक संबंधों, सिक्कों और परिवहन आदि के केवल कुछ विषयों के संबंध में ही केंद्रीय शासन के द्वारा कार्य किया जाता था और शेष शक्तियों का प्रयोग सामंती सरदार करते थे। वर्गीय विशेषाधिकार इस शासन के आधार थे। तोकुगावा शासन जापान के लिए एकांतता का युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में जापान का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। तीसरा युग आता है मेइजी का पुनरागमन और आधुनिक युग। 1867 में शोगुन के पतन के उपरांत जापान अपनी एकांतता के दायरे से बाहर निकला और उसने इतिहास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। सन 1867 ईस्वी में अंतिम तोकुगावा शोगुन ने 16 वर्षीय सम्राट मुताशितो को सत्ता समर्पित कर दी, जो मेइजी सम्राट कहा जाने लगा।
यह घटना जापान के इतिहास में मेइजी पुनरागमन के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1868 में मेइजी सम्राट ने 5 धाराओं के एक प्रतिज्ञा पत्र की उद्घोषणा की और जापान के भावी भाग्य का निर्धारण किया। इस प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि विचार विमर्श करने वाली सभाओं की विस्तृत रूप में स्थापना होगी और सभी विषयों का निर्णय सार्वजनिक मत द्वारा किया जाएगा। सन 1889 ईस्वी में 76 धाराओं वाले मेइजी संविधान को लागू किया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उस वर्ग की सत्ता सुरक्षित करना था जिसने शोगुन सत्ता की समाप्ति की थी। इस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया था कि जापान का साम्राज्य अनादिकाल से चली आने वाली अटूट सम्राटों की वंशावली द्वारा शासित और नियमित रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेइजी संविधान द्वारा स्थापित शासन के ढांचे में सम्राट केंद्रीय व्यक्ति था और उसके पास समस्त कार्यपालिका, विधायी तथा न्यायिक शक्तियां थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका डायट की भी स्थापना की गई, लेकिन उसकी स्थिति मात्र एक परामर्शदात्री संस्था जैसी थी। न्यायपालिका कार्यपालिका का एक अंश मात्र थी और उसे कोई स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं थी। मेइजी संविधान एक कठोर संविधान था और इसमें संशोधन के लिए डाइट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति और जनमत संग्रह में जनता की स्वीकृति भी आवश्यक थी। मेइजी संविधान की एक मुख्य विशेषता ये थी कि सेना की स्थिति शासन के एक अर्ध स्वतंत्र अंग की थी। व्यवहार में सम्राट के सलाहकारों के 2 गुट बन गए थे, सैनिक और असैनिक। 1931 में मंचूरिया संकट के कारण जापान में सैनिक परामर्शदाताओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया और राष्ट्र के सभी मामलों पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। सैन्य तत्वों के बलवती होने के कारण जापान में सैन्यवादी, उग्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला और इन तत्वों ने जापान को एक महायुद्ध में धकेल दिया। अब देखते हैं हम नवीन संविधान का निर्माण। सन 1945 में जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा डाले गए अणु बम के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया था और जनरल मैक आर्थर को जापान में अपना सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। जनरल मैकआर्थर ने जापान के लिए नया संविधान तैयार कराया जो 26 जुलाई 1945 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। इस घोषणा में उन सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख था जिनके माध्यम से जापान में सैनिकवाद और शस्त्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हो सके। जापान में लोकतंत्र का सूत्रपात करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में ही जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता में निहित कर दी गई। 20 जून 1946 को जापान की डाइट यानी विधानमंडल के सम्मुख संविधान का यह प्रारूप रखा गया। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। 3 मई 1947 को नवीन संविधान लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार जापान एक प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। तो ये था जापान के संविधान का क्रमिक विकास। इससे अगले वीडियो में हम जापान के इस नए संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।